नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पूरा देश जब कोरोना संकट से जूझ रहा है तो देश के कुछ राज्य जो हैं और उन राज्यों के किसान खास तौर पर एक और संकट से जूझ रहे हैं और ये संकट है टिड्डियों का। कुछ दिनों पहले, करीब एक सप्ताह पहले, जब पहली बार भारत में उन्होंने हमला किया था तब तो उसकी थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन टिड्डी जो बाहर से आए हैं और भारत की धरती पर जम गए हैं, उनका आतंक जो है अभी भी कायम है। करीब करीब 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य जो हैं, इनमें काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो प्रभावित है। उसके अलावा जो कृषि मंत्रालय की एडवाइजरी है वो ये कहती है कि 12 और कुल मिलाकर के 12 राज्य जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान किसानों का हो सकता है। लेकिन एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ चीन, लद्दाख में चीन की घुसपैठ है, उसकी चर्चा इतनी तेज़ है कि मीडिया में और बाकी जगहों पर भी जो है लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है लोगों के पास। लेकिन ये कितना खतरनाक है, इस बात को समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है शैलेंद्र यादव जी को। शैलेंद्र जी वैसे तो पेशे से एडवोकेट हैं और इसके पहले इनकम टैक्स के जुडिशियल मेंबर एपिलेट ट्रिब्यूनल में रह चुके हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है, लेकिन इन्होंने जब ये स्टूडेंट थे तब ये जो टिड्डियों का हमला था उस समय भारत में बहुत ज़्यादा होता था और उस पर काफ़ी काम किया था। तो और एमएससी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि उनके पास अनुभव का एक बड़ा भंडार है। उनके बारे में हम और भी बताएंगे, लेकिन मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। और पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहेंगे कि देश में जो है किन राज्यों में, कहाँ पर और कितना नुकसान इससे किसानों का हो रहा है। नुकसान के बारे में ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एस्टीमेट के हिसाब से इस साल जो नुकसान हुआ है वो 3,75,000 एकड़ में हुआ है और इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये टिड्डियाँ जो हैं, क्या ये भारत में ही पैदा होती हैं? कहाँ, कैसे अचानक इतनी बड़ी तादाद में वो भारत में आ गई? ये लोकस्ट है, इसका डेजर्ट लोकस्ट है। इसका बायोलॉजिकल नेम है सिस्टोसर्का गिरगेरिया। इसका ओरिजिनल प्लेस है अफ्रीका और नॉर्थ अरब कंट्रीज, और उसके बाद ये वहाँ से ब्रीड करते हैं और फिर वो माइग्रेट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस में, हालात में। तो उसका एक पीरियड, ये बहुत पुरानी इसका इतिहास है, कुरान में और इसमें बाइबल में इसका जिक्र मिलता है और तब से ये परेशानी चली आ रही है। अब ये देखने की चीज़ है कि ये 3 इंच का करीब इसकी लंबाई होती है और ये इतने किलोमीटर तक कैसे चलता है, ये एक चीज़ है जिसके बारे में रिसर्च हुई है, काम हुए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि जहाँ ओरिजिन होता है तो वहाँ से माइग्रेट करना, दूसरा ये है कि जहाँ जाके अटैक करते हैं। तो अफ्रीका से और अरब कंट्री से चल के ये फिर मिडिल ईस्ट में आते हैं, एशियन कंट्रीज़ में, ईरान, इराक और पाकिस्तान, और फिर इंडिया में आते हैं और फिर इंडिया में जगह जगह फैल जाते हैं। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि ओरिजिनल प्लेस पे ही इसको कंट्रोल किया जाए तो इफ़ेक्टिव है। तो जैसे कि आपने कहा कि जहाँ ओरिजिन हो रहा है वहाँ, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि सोमालिया, जिबूती, यमन, एट्रिया, इथियोपिया, इस तरह के अरब कंट्रीज भी हैं इसमें। लेकिन ये इस तरह के नाम है। सोमालिया में तो लगता है कि कोई सरकार ही नहीं, तो कैसे कंट्रोल होगा वहाँ? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, कैसे करना है मिलके, उसके बिना नहीं होगा। अगर ये वहाँ से चेक हो जाए तो माइग्रेट ही नहीं करेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे तो समस्या ही नहीं होगी। एक तो समस्या चेक करने का तरीका ये है। उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं वहाँ उसका माइग्रेशन चेक करने के लिए? इसके लिए हमें इसका लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। डेजर्ट लोकस्ट का, सिस्टोसर्का गिरगेरिया का लाइफ साइकिल करीब 1.5 महीने का होता है। ये अंडे देते हैं, अंडे में से न्यूस निकलते हैं,
निम्फ्स एक निम्फ 1, निम्फ 2, निम्फ 3 स्टेज होती हैं। उसके बाद ये एडल्ट बन जाता है। इसकी जो निम्फ 1, निम्फ 2, निम्फ 3 की जो ग्रोथ होती है वो ऐसे होती है सांप की कैंचली से निकलता है। इस तरह से निम्फ 1 में से 2 निकलते हैं, 2 में से कैंचली तोड़ के तीसरा निकलते हैं, इस तरह से ये बड़े होकर निकलते हैं। तो अब जब ये माइग्रेट कैसे होते हैं, इसको पहचान इसकी पर्टिकुलर करेक्टर्स डेवलप होते हैं इनमें कि निम्फल ड्यूरेशंस में अगर वहाँ खाने की कमी है और परेशानी है तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एक साथ निम्फ्स जो हैं इनके घूमने शुरू कर देते हैं बैंड्स में, फिर खूब खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो उसमें से निम्फ 1, निम्फ 2 फिर एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट में क्या होता है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। जब माइग्रेट करते हैं तो इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि इनका साइज़ थोड़ा सा स्टाउट हो जाता है, हैंड लेग्स बड़े हो जाते हैं, बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स आ जाते हैं और इनका मूवमेंट्स एक साथ इकट्ठा घूमना शुरू कर देते हैं। ये स्वार्म बनाने के लिए जो कि अल्टीमेटली माइग्रेट करता है, ये बिहेवियर ज़रूरी है। ये बिहेवियर 1 महीने पहले पता पड़ जाता है। तो जब ये बिहेवियर पता पड़ जाए तभी इसको डिसबैंड करना है। डिसबैंड करने के लिए क्या है, अगर डिसबैंड कर देंगे तो ये माइग्रेट नहीं करेगा। अगर ये डिसबैंड नहीं करेंगे और स्वार्म बन जाएगा तो ये माइग्रेट करना ही करना है। डिसबैंड करने के लिए वही केमिकल स्प्रे करना है जिस जगह पे ये ब्रीडिंग चल रही है। अगर ये अलग अलग कर दिए गए उस बीच में तो ये माइग्रेट ही नहीं करेगा। तो जो माइग्रेट के बाद जो कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ और कहीं भी बीच में जो रुक के आते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे और इस पर काम करना तो पड़ेगा। ये जो आप मैं ये आपका जो रिसर्च है वो देख रहा हूँ, तो ये जो है सोमालिया से और इथियोपिया से, इस तरह के देशों से, मतलब अफ्रीकी देशों से और अरब देशों से यहाँ आ रहे हैं। तो ये कैसे इतना लंबा सफ़र जो है ये छोटा सा एक कीड़ा जो है वो कैसे पूरा कर लेता है? हाँ, ये जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स एक तो सबसे बड़ी तादाद में है इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स में से ये एक कैटेगरी है सिस्टोसर्का गिरगिरिया जो डेजर्ट लोकस्ट होता है। इसका जो मसल्स हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको पता होगा कि एक हनी बी जो मधुमक्खी होती है 1 किलो हनी के लिए 7 दुनिया के चक्कर लगाती है। तो इन लोगों में बहुत फ्लाइट करने की ताकत होती है। फ्लाइट करने में ये गिरगिरियस तभी होंगे जब ये बैंड में चलेंगे। आगे दोबारा बताता हूँ। उसके बिना ये माइग्रेट नहीं करेंगे, अदरवाइज ये हॉपिंग ही करते रहेंगे और लोकल जगह खाना खाते रहेंगे। ये चीज़ है। तो ये इनका मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बिहेवियर और पर्टिकुलर बिहेवियर और फिर एक साथ फिरोमोन्स सीक्रेट होते हैं, फिर ये माइग्रेट करते हैं। तो ये तो आपने बताया, लेकिन अगर मान लीजिए कि सोमालिया जैसे देश, अफ्रीकी देश है, वहाँ पर तो रोकथाम ज़्यादा संभव नहीं लगता। लेकिन अफ़गानिस्तान में आ जाने के बाद, फिर पाकिस्तान में आ जाने के बाद, मतलब भारत में एंट्री से पहले वहाँ तो रोकथाम हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ये है कि अगर लड़ाई हो रही है तो पहले लड़ाई को बंद करो, पहले टिड्डी को चेक करो और टिड्डी को दोस्ती के लेवल पे चेक करो। और ये संभव है और हर जगह इंसान है, इंसानियत है। हम पाकिस्तान से, ईरान से मिलके ऐसी पोजीशन अगर आ गए हैं, माइग्रेट होकर वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर हमें मालूम पड़ता है, बिहेवियर इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें मिलके भाईचारे के साथ काम करना चाहिए और हम बिल्कुल इस काम कर सकते हैं। इसको तो कहीं ना कहीं इस बार जो है ये है कि जो इन सरकारों के बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। उन चीज़ों को हम अपने डिफरेंसेस को फॉर द टेम्परेली एक तरफ रख के हमें टिड्डी का कंट्रोल मिलजुल कर करना चाहिए भाईचारे से। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस पर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो ये बढ़ते ही जाएंगे। भारत में 12 राज्यों में खतरा होने की आशंका आपने जताई है, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि 100 करोड़ का तो नुकसान हो चुका है और अभी वो और भी नुकसान कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए क्वांटिफिकेशन ऑफ नुकसान का बड़ा मुश्किल चीज़ है कि फसल है और ये और दूसरी भी फ्लोरा को भी इफेक्ट कर रहे हैं, बागवानी को, सड़क के पेड़ों को, तो उसमें कोई रुकावट ही नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाएगा उससे। तो अब जब हमारे यहाँ ये आ गए हैं तो हमें ये देखना है कि हमें इससे कम डैमेज कैसे हो। नंबर 2, यहाँ से ये स्वार्म बना के, बैंड बना के, मूव करके, माइग्रेट करके और कहीं ना जाए हमारी दूसरी स्टेट में या ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में। उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा। इनको डिसबैंड नहीं होने देना है, इनको केमिकली स्प्रे करके इनको करना है। वहीं खत्म उसमें हेलीकॉप्टर से करना है, ड्रैगन से करना,
या एरोप्लेन से करना, तो वो स्प्रे करना है। तो ये तो माइग्रेटरी है, तो लेकिन हम लोग तो बचपन से ही देखते हैं देखिए टिड्डी है, मतलब भारत में भी कोई टिड्डियों का कोई एक प्रजाति जो यहाँ रहती है और यहाँ विकसित होती है या नहीं? ऐसा है इसमें कि ये स्टडीज़ हैं कि कोई भी टिड्डी जैसे हालात वहाँ हैं वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं। अगर ऐसे हालात यहाँ भी हमारे लोकल जैसे हायरोग्लाइफस है, उसे राइस पेस्ट कहते हैं, तो बरसात में देखते होंगे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ऐसी हालात पैदा हो गए कि खाने की कमी है और उन्हें ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो वो भी माइग्रेट कर सकते हैं और वो कहीं जाके इफेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये यहाँ ये जो प्रजाति हमारे यहाँ वो नहीं करेंगी। वो अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो वो भी माइग्रेटिव हो सकती हैं और डैमेजिंग हो सकती हैं। मतलब उसको भी खत्म करना होगा, उसको ये सब चीज़ करना लेकिन पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 40 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है, इसके बीच में जो है 40 टिड्डियों का कोई हमला नहीं हुआ। ये हुआ क्या, मैंने मालूम किया कि जो डिपार्टमेंट हमने लगाए थे तो हमारा जोधपुर में था, तो वहाँ एक पूरा विनोद यादव जी थे वहाँ पे इंचार्ज थे। उनके पास हेलीकॉप्टर्स उनके डिस्पोजल पे होते थे, तो वो सर्वे करते थे पाकिस्तान में भी जाके। तो इतना ज़्यादा काम हो गया था 40 साल पहले कि उन्होंने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था वर्ल्ड लेवल पे। सोमालिया वाले की प्रॉब्लम क्या थी मुझे मालूम नहीं उस टाइम, तो कुल मिला के इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि वो ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया तो डिपार्टमेंट की नौकरियाँ, इसके बाद तो लोग रिटायर भी हो गए, तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है इस डिपार्टमेंट की, तो नौकरियाँ मुझे मालूम पड़ा कि उसमें पोस्ट ही नहीं भरी जा रही हैं। तो जब चूँकि पोस्ट नहीं है, काम नहीं है, तो इसलिए लापरवाही हो गई। जब काम करने वाले ही नहीं है तो फिर लापरवाही होनी है। तो वो कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म हो गया, अपनी हमारा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, पूरा सिस्टम पूरी तरह से काम भी नहीं कर रहा है। और करें भी कैसे, 40 साल से कुछ हुआ ही नहीं, तो करें भी कैसे? ये जो चले एक दिन में तो पहुंचे नहीं होंगे, तो जब ये सोमालिया से चले और इनका डायरेक्शन यही था, तो आजकल तो सैटेलाइट है, सारी चीज़ें आप जो है वो बड़े आसानी से पता कर सकते हो। वो हो सकता था। तो जो पहले के ज़माने में, आज से 10 साल पहले भी सैटेलाइट से पता नहीं चलता, पता करने की स्थिति नहीं थी। जैसे आजकल हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं, वो कहते हैं कि आज बारिश होगी तो आज ही होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, ये फूड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटीमेट कर दिया था हमको 2 महीने पहले, और हम इस चीज़ में अगर सब एक्टिव होते, मिल के काम करते, तो इसको हम वहीं रोक सकते थे और इसको ये समस्या ये बढ़ती नहीं। इसमें काम नहीं हुआ, काम इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की तालमेल की कमी है, इस वजह से नहीं हुआ। इसके लिए तालमेल करना पड़ेगा। अब भारत में 5 राज्यों में तो ये पहुंच चुके हैं, और आपने जो बताया है उसमें कि 12 राज्यों तक पहुंचने की आशंका है, तो ये बाकी 5 राज्यों में इसको कुछ ऐसा उपाय किया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़े, या फिर गवर्नमेंट कर रही है, स्प्रे कर रही है। स्प्रे कर देंगे तो डिसबैंड हो जाएंगे, तो माइग्रेट नहीं करेंगे। लोकल इफेक्ट रहेगा, इनके अंडे देंगे, इनके बच्चे निकलेंगे, उनमें से एडल्ट भी बनेंगे, लेकिन वो माइग्रेट नहीं करेंगे अगर इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, मूवमेंट नहीं इनको करने देंगे, इनको वॉच रखेंगे। बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पे ये चलते हैं, कितनी संख्या में? ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा होगा। मैं बताता हूँ। तो ये जो जिस तरह से माइग्रेट करने का इनका ये है, मतलब एक दिन में कितना, कोई ये एक दिन में करीब चलते हैं 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर उड़ जाते हैं। ये उड़ जाते हैं, और ये बड़ी इनका स्पेशल फीचर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, और रात को सेटल हो जाते हैं, रात को खा पी के निकल जाते हैं, अंडे भी दे जाते हैं, फिर उड़ भी जाते हैं, फिर उस बाद में बच्चे होते हैं। तो मतलब क्या बार बार रोज अंडे देते हैं? और चलता रहता है, तो प्रोसेस जो है वो लगातार जो है 1.5 महीने की लाइफ साइकिल है। अंडे हुए, उसमें से 4-5 दिन डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें निम्फ 1 होगा, निम्फ 2 होगा, निम्फ 3 होगा, फिर एडल्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन चलते चलते आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये भारत में जो इसका प्रकोप है वो कब तक रहने की आशंका है? मतलब ये अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो जाएगा या ये लंबे समय तक बना रहेगा? इसमें 2 बातें हैं। हम इसको डिसबैंड कर देते हैं, नंबर 1, तो ये माइग्रेटरी नहीं होंगे। उसके बाद अगर रहते हैं तो उसके लिए पेस्ट कंट्रोल जो भी अवेलेबल है लेटेस्ट, उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी समस्या चेक हो जाएगी।
लेकिन इनका सही इलाज ओरिजिनल प्लेस को कंट्रोल करने से ही होगा। उसी से होगा। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी टिड्डियों के हमले के बारे में। और ये टिड्डियों का जो हमला है वो एक तरह से चीनी हमले की तरह ही है, जो जैसे वो लद्दाख में घुसे हैं, ये 5 राज्यों में ऑलरेडी टिड्डियाँ जो हैं घुस चुकी हैं, फसलों को बर्बाद कर रही हैं, लोकल जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट कर रही हैं, और उसके अलावा जो है वो जो फल हैं वो सब चीज़ों को ये खाते पीते नष्ट कर रहे हैं। 5 राज्यों में इनकी मौजूदगी हो चुकी है, 7 और राज्यों में पहुंच चुके हैं। ये बातचीत हम कर रहे थे शैलेंद्र यादव जी से, जो पेशे से एडवोकेट हैं। इसके पहले वो जो हैं जुडिशियल मेंबर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में रह चुके हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि MSc किया है इन्होंने, और एंटोमोलॉजी में ख़ास तौर पे जो कि ये इस तरह के जो प्रकोप हैं उनको देखते हैं, और इसलिए काफ़ी गहरी जानकारी इन्होंने दी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में और चीन के जो ये घुसपैठ काल में भी सरकार इस पर पर्याप्त ध्यान देगी, क्योंकि सारा उद्योग तो ठप है ही। अगर कहीं कृषि उद्योग भी संकट में आ गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत के सामने खाने का संकट भी हो सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन 2-3 बातें चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय ज़रूर बताइए, शालीन भाषा में बताएं, और अगर आप गलत भाषा लिखते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, ये हम आपको बता दें। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर satyhindi.com से और करीब से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के बाद और satyhindi.com पर एक डिस्क्लेमर का बटन मिलेगा, इस बटन को दबाइए। वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आप satyhindi.com से और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।